दोस्तों ईसे 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 गणित पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों की जो किताब है उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु और सभी सूत्रों को बताया जाएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को देख कर जाएँ तो अपने एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ कोई प्रश्न का जवाब दे पाएँ, ताकि अपने मार्क्स में बढ़ोतरी और अधिक मार्क्स ला पाएँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान से एक बार इस वीडियो को सुनिएगा। उसके बाद से सेकेंड टाइम इस वीडियो को अपने नोटबुकों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी मैं वर्ड बोलूँ उसको अपने नोटबुकों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अपने एग्जाम के पहले आप नोटबुकों को पढ़ के जाएँ, क्योंकि यह एक लेखा से हो सकता है कि आप लोगों का एक मास्टर वीडियो हो, जो कि पूरी किताब की जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सूत्र हैं, उसको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। यह वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए। आप क्या कीजिएगा, इसे 2 टाइम में 3 पार्ट में बांट दीजिएगा। अगर 20 मिनट के बाद देख रहे हैं तो अगला बार 20 मिनट के बाद देखिएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन स्किप एक भी सेकेंड या 10 सेकेंड मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोई काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। अगर आपने सोच लिया है कि हमें सफल होना है तो आप इसके लिए दृढ़ विश्वास के साथ उसमें मेहनत करने के लिए लग जाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक पहले ही पार्ट का होता है एल्गोरिद्म। क्या होता है? एल्गोरिद्म यानी किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करना, मतलब चरणबद्ध तरीके से हल प्राप्त करना, क्या कहलाता है? एल्गोरिद्म कहलाता है। मतलब पूछ सकता है कि चरणबद्ध तरीका से किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल करना क्या कहलाता है? एल्गोरिद्म कहलाता है। जो एल्गोरिद्म एक गणितज्ञ थे, उन्होंने अलजेब्रा नामक एक पुस्तक लिखा है। अलजेब्रा नामक कोई पूछ दे पुस्तक किसने लिखा है, तो एल्गोरिद्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का किताब में का है लेमा। तो लेमा है, तो लेमा प्रमेय का यह एक सिद्ध कथन होता है। जो लेमा प्रमेय का होता है यह क्या होता है? एक सिद्ध कथन होता है, जो कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डायरेक्ट कि इनमें से कौन सिद्ध कथन होता है। तो विकल्प में दिया होगा लेमा प्रमेय का। लेमा प्रमेय का होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। ये दोनों में पूछा जाता है कि एक कथन दिया होता है, उसे सिद्ध करने वाले लेमा प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ दोनों को ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम बता दिए कि क्या कैसे पूछ सकता है। अब जानते हैं कि यूक्लिड का भाग लेमा, जो कि a बराबर BQ प्लस R होता है। देखिए हम लोग जब भाग देते हैं, मान लीजिए कि 25 भागा 5 हो गया, 25 भागा 5 हो गया, तो हम लोग जैसे 5 देते हैं भाग इस तरह से, तो कटता है, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। जो सेसफल होता है इसी को बताया गया है कि जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं भाजक, बीच वाले को भाज्य, और यहाँ पे भागफल। इसी को बोल रहा है a बराबर BQ प्लस R, जो कि यूक्लिड के नियम में प्रयोग होता है। हम लोग बार बार 2 नंबर में लिखते हैं यूक्लिड के नियम से। दोस्तों आप लोगों को पूरी किताबों को जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और सूत्र के बारे में बताया जा रहा है। अगले जैसे जैसे वीडियो आएंगे या आप लोगों को इस चैनल पर बिहार बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताया जा चुका है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसके साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव तो तैयार होकर करेंगे, और जो सब्जेक्टिव है 2 नंबर 5 नंबर में, उस सब्जेक्टिव को देखने से भी मदद मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव को विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखिए भाजक जो कि B है और भाज्य A दिखाया गया है, और जो Q है भागफल है, और शेषफल R है। यानी हम लोग क्या होता है, देखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या प्राप्त होता है? भाज्य। नहीं देखिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। आप लोग तो इसे भाग का पूरा जान गए होंगे, निचोड़ गए होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम अब क्या होने वाला है, करीब आने वाला है। अब 1 महीने बाद आप लोग का एग्जाम है। तो देखिए 5 25 मान लीजिए कि यहाँ पर था, इसको कैसे पता करेंगे कि ये हमारे लोग का भाग सही है? तो यहाँ पे देखिए क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है? भागफल, जो शेषफल करना है। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल क्या है? 0 है। तो 50-25 से 0 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह से 3 अगर 16 दिया हो तो करते हैं 15, यहाँ पे 1 बनते हैं 15 प्लस 1। आप लोग जान चुके हैं इसको भाजक, यानी आपसे पूछ सकता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है?
तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, या इनमें से अगर 4 पॉइंट है कौन कौन है, एक भाज्य है, एक भाजक है, एक भागफल है, एक शेषफल है। क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इनमें से 3 दिया होता है, 3 दिया होता है 2 नंबर के एग्जाम में। आपसे मान लीजिए शेषफल मांग लेगा या आपसे भाजक मांग लेगा, अगर भाजक मांगेगा तो 3 को दिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मान लें संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए जितने भी गणित की संख्याएं हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। दोस्तों आशा करता हूं कि इस टॉपिक को, परिभाषा को अपने नोटबुकों में जरूर लिख लीजिएगा या ध्यानपूर्वक इसे सुन लीजिएगा, क्योंकि एक लेखा से क्या है, मास्टर वीडियो होने वाला है। तो संख्या को कितने भागों में बांटे हैं, 2। कौन कौन, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। कौन कौन संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या उसे मतलब प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर देखिए किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या में मान लीजिए कि √3, इसका हल नहीं संभव है। √, मान लीजिए -7, ठीक है, रूट के अंदर -3 -7 मतलब पूर्णांक वाला, ऋणात्मक पूर्णांक वाला लगा होना चाहिए। इसको तो मान लीजिए इंटर में आप लोगों को हल करने की सिखाया जाएगा कि इसको होता है √3i यानी इमेजिनरी, और √7i, यहाँ फिर i कैसे आया ये भी समझा सकते हैं। देखिए इसे √3 दिया है तो इसे कर सकते हैं √3 गुने √, मतलब -1। जब -1 में -3 से गुना करेंगे तो √, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे देखिए अब √-1 को i क्यों लिखा गया, क्योंकि अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग अभी सोचिए कि थोड़ा उसके बारे में जान लें, क्योंकि जब हम लोग कोई नया टॉपिक जानते हैं तो इससे और जिज्ञासा बढ़ती है और सोचते हैं कि चलिए अगला बार उसे भेटाएगा तो पूरा गहन और जितना दृढ़ विश्वास होता है उससे हम लोग सीखते हैं कि चलिए तो जाने थे इस वर्ड के बारे में और हम लोग सीखने लगते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए क्योंकि i बराबर आपसे पूछेगा तो √1 i² बराबर होता है -1, क्योंकि जब √-1 तो रूट कट जाएगा तो सिर्फ -1 आ जाएगा। अब i³ बराबर क्या होता है, i के पावर 4 क्या होता है, i के पावर 4 यहाँ पे देखिए जब i² है -1 तो -1 गुने -1 तो क्या हो जाएगा 1, इसीलिए √7 में क्या लिख सकते हैं, √7i। दोस्तों ये अगर कम समझ में आया हो तो ये अगले नेक्स्ट जो आप लोग क्लास आने वाला है उसमें है। आप लोग खाली जानिए कि काल्पनिक संख्या √-3 √7 बोल सकते हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्या यानी प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अप्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को जानेंगे। तो प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या के तो जो वर्ग 8 है चैप्टर प्रमेय संख्या से ही पहले गणित का स्टार्ट हुआ है, उसमें हम डिटेल से पढ़ाए हैं। लेकिन आप लोग का वर्ग 10 जो कि मास्टर वीडियो है उसमें थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करते चलेंगे। तो प्रमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। p और q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। जैसे प्रमेय संख्या एग्जाम्पल को तो समझे, इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 4 लिए, इसके बाटा में कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, या -3 लिए बाटा में कुछ नहीं होता तो कहते हैं 1 होता है, या ले लेते हैं 5/7 ले सकते हैं, या 6/ मान लीजिए 9 ले सकते हैं, या √36/ कर सकते हैं 49 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका होता है 6/7 आ जाता है। ये सब क्या हुए, प्रमेय संख्या हुआ। या 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, या 3 हो सकता है, ये सब क्या हुए, प्रमेय संख्या हुआ। 0 प्रमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर पूर्णांक आता है और पूर्णांक के बारे में जब चर्चा कराएंगे तो आप लोग जान जाइएगा। क्योंकि प्रमेय संख्या का अंतर यानी प्रमेय संख्या का अंतर ये सब देखिए, संख्या के 2 परिवार, इससे समझे, संख्या के 2 परिवार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या के 2 परिवार, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या के अंदर ये सब आ जाएंगे, भाज्य, सम, विषम, धन, ऋण पूर्णांक, मिश्र, भिन्न, जितने भी होंगे ये सब प्रमेय संख्या के अंदर आ जाएंगे। अब अप्रमेय संख्या, और क्यों यहाँ बोला गया है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, प्रमेय संख्या में बोला गया था ना कि q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ अगर 0 देंगे तो इसका आंसर आ जाने लगता है इनफिनाइट, अनंत तक ले जाने लगता है, इसका आंसर अनंत तक होने लगता है। इसलिए बोला है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो बाटा में होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या वैसी संख्या जो प्रमेय न हो, या वैसी संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल न निकल पाए, जैसे √3
इसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, दशमलव में निकलता है लेकिन परिपूर्ण नहीं निकलता है, पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकल पाता है। √7, √19 ये सब क्या हुए, अपरमेय संख्या हुए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अपरमेय संख्या का परिवार है भिन्न, मिश्र, भिन्न, पूर्णांक। अब जानते हैं पूर्णांक के बारे में। इससे हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोग सब समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं। ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई, यहाँ इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, इधर पॉजिटिव निगेटिव वाई। ठीक है, तो जब इधर यानी मूल बिंदु से जब दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, ठीक है, और जब बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिव। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ऊपर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, नीचे बढ़ते हैं तो निगेटिव। तो देखिए जैसे पूछा है पूर्णांक बता रहे हैं, तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन इस पूर्णांक जो होता है उसके बाटा में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे -2 बाटा में सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, बाटा में सिर्फ 1 को छोड़कर अन्य कोई संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे 2 दे दिए तो काटेंगे तब हो सकता है। स्वयं और एक को छोड़कर अन्य कोई संख्या नहीं होना चाहिए पूर्णांक में, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। लेकिन भिन्न के रूप में मतलब बाटा के रूप में इसका जो होता है स्वयं और एक को छोड़कर कोई संख्या नहीं होना चाहिए। वही होता है हम लोग का धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। 0 से लेकर अनंत तक को धन बोल सकते हैं, ऋण 0 से लेकर माइनस अनंत तक को ऋण बोल सकते हैं। और मिश्र भिन्न मतलब बोल सकते हैं कि पूर्णांक और क्या होता है भिन्नों का सम्मिलित रूप। तो भिन्न अब किसे कहते हैं, तो भिन्न कहते हैं हर बटा अंश, नहीं सॉरी अंश बटा हर। भिन्न क्या कहते हैं, अंश बटा हर। भिन्न क्या बोलते हैं, अंश बटा हर। भिन्न किस रूप में होता है, अंश बटा हर। मान लीजिए कि क्या है 7/8 या -7 मान लीजिए कि 8। ठीक है, तो ये ऊपर 7 क्या हुआ, अंश हुआ, हर क्या हुआ 8 हुआ, यहाँ पे अंश क्या हुआ -7 हुआ, हर क्या हुआ 8 हो गया। ठीक है, तो आप लोग भिन्न समझ गए। मिश्र भिन्न यानी पूर्णांक और भिन्न का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो पूर्णांक आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे -2 7/8, या ले सकते हैं +5 और 2/3, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्णांक हो गया, ये क्या हो गया भिन्न हो गया। तो पूर्णांक और भिन्न का सम्मिलित रूप क्या कहलाया, मिश्र भिन्न कहलाया। अब धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक में जान चुके, यानी यहाँ तक हम लोग जान गए। अब सम विषम, तो सम विषम की परिभाषा जानेंगे। सम में बोलेंगे कि वैसी प्राकृतिक संख्या, ये ना कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, ये नहीं बोलेंगे कभी भी। नहीं तो कोई पूछ सकता है कि क्या 0 सम संख्या है, तो आप लोग बताइएगा कि नहीं 0 सम संख्या नहीं है। वैसा ही विषम संख्या में हम लोग बोलते हैं 2 से कभी नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना है कि वैसी प्राकृतिक संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है, 1 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, इसी में सब आता है। और 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। या प्राकृतिक संख्या में जब 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ये सब हम लोग वर्ग 8 में इस चैप्टर पर पूरी विस्तार से जानकारी ले चुके हैं, जो वीडियो है इस चैनल पर आप लोग को दे दिया गया है, उसे भी देख लीजिएगा। तो ये जो संख्या होता है आप लोग क्लियर हो जाइएगा। ये मास्टर वीडियो है, इसलिए मैं सिर्फ आप लोग को मेन टॉपिक पर चर्चा करते जा रहा हूँ। और जो है सम संख्या, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे देखिए मान लीजिए ले सकते हैं यहाँ पर 6, 12, 20, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए 2 से क्या हो जाएगा, ये सब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। विषम संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे देखिए 3, 5, 19, कुछ भी संख्या आप लोग ले सकते हैं, जो कि क्या हो सकता है कि आप लोगों का 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब चलते हैं भाज्य अभाज्य। भाज्य संख्या को क्या नाम दिया गया है, यौगिक संख्या। और अभाज्य संख्या के नाम, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। देखिए जो भाज्य संख्या हम लोग का है, मतलब इससे क्या परिभाषा होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भाज्य संख्या को। यह सब टॉपिक बहुत ही नॉर्मल है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक जब सुनिएगा, देखिए तो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या मान लीजिए बता रहे हैं कि मान लीजिए 20, जो कि एक और स्वयं हुआ के अलावा और किसी संख्या से कटना चाहिए। 2, 4,
5, 10 ये सब संख्या से कट रहा है ना, मतलब अन्य किसी संख्या से कट रहा है ना, तो सब क्या हुए भाज्य संख्या। इसलिए लेते हैं 15, 15 लिए 1 और 15 के अलावा और किसी संख्या से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो क्या हुआ 15 भाज्य संख्या हो गया। और अभाज्य संख्या चर्चा करेंगे तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से क्या हो विभाजित न हो, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। जैसे लेते हैं मान लीजिए 2, क्या 1 और 2 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित है, नहीं ना है। अब लेते हैं 5, क्या 1 और 5 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित है, नहीं है। अब ले लेते हैं मान लीजिए 19, क्या 1 या 19 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित है, नहीं है। ये सब क्या हुए अभाज्य संख्या हुए। अब देखिए चूंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस सब तो संख्या के बारे में समझाया था कि 10वां में आप लोगों को जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद से भी बहुत सूत्र आएगा, जो बोर्ड पर दिखा रहे उतना ही नहीं रहेगा, देखिएगा इस पर कितना और लिखाता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो पूछ सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट। एक न तो क्या है अभाज्य है नहीं यौगिक है, जो एक हम लोग का है नहीं भाज्य है नहीं यौगिक है, देखिए नहीं सेम किसी दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 क्या है सबसे छोटी सम अभाज्य मतलब सम अभाज्य या एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो मानिएगा 2। ठीक है, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन न अभाज्य है न यौगिक है, 1। और देखिए वैसी संख्या जिसका मौसक केवल 1 प्राप्त हो स अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसका मौसक क्या हो सिर्फ 1 प्राप्त हो वो क्या कहलाता है स अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे ले लेते हैं 3 और 4 का आपसे कोई पूछे कि मौसक कितना होगा, तो मौसक एक भाग विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि से निकालते हैं इसको। ठीक है, तो निकालेंगे जब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का मौसक हो जाएगा 1। तो बोल रहा था कि वैसी संख्या, वैसी मतलब संख्या जिसका मौसक क्या हो, वैसी 2 संख्या जिसका मौसक 1 प्राप्त हो, जिससे क्या बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह देखिए आप बोले हैं सह अभाज्य संख्या कहलाता है। इसका एक देखिए याद करने का, इसका मतलब एग्जाम्पल में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्या है, तो पहले का मायने मानना चाहिए कि कौन लगातार प्रकृत संख्या है। देख लो, अगर मान लीजिए दे दिया होगा आपको 14, 15, अगर लगातार कोई अंक दे दिया हो तो वो सह अभाज्य संख्या हो गया। नहीं तो अगर आप लोग को मान लीजिए कि 10 ऐसे से दिया हो, 10 19 दिया हो, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि 10 19 तो सह अभाज्य नहीं ना है, तो चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर 9 आया, 10 हाँ सह अभाज्य है। देखिए 1 आ गया क्योंकि 10 और 19 का क्या हुआ, जब हम लोग मौसक निकाले तो इसका मौसक 1 आया, तो क्या हुआ सह अभाज्य हुआ। सह अभाज्य की परिभाषा हम लोग भी जान चुके हैं। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यदि कोई परिमेय संख्या p बटा 2 के पावर n और 5 बटा 5 के पावर m के में बदला जाए तो उसका तो समूह प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। इसी के रूप में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, कि शांत कौन कंडीशन में होगा और अशांत कौन कंडीशन में होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया होगा 23 बटा 2 के पावर 3 5 के पावर स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि यह शांत है कि नहीं। कुछ ऐसा देख सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शांत है, या ये संख्या शांत है अथवा अशांत। ठीक है, पूछ सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए जब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अशांत है, तो देखेंगे कि जो कि बाटवा में है, हड़वा है, वो 2 के पावर n और 2 के पावर n और 5 के पावर m यानी घात के रूप में फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ 2 के पावर क्या हुआ m हुआ, 5 के पावर क्या स्क्वायर हुआ। देखिए दोनों क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। यहाँ पे घात में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 हो, इसके अलावा और कोई संख्या होता तो क्या बोल देते अशांत बोल देते। तो ये क्या हुआ शांत हुआ। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 4 बटा 75, 4 बटा 75, तो 4 बटा 15 पचे 75 होता है, तो 5 लिए, और 15 पचे 75 होता है, तो एक हो जाएगा। मान लीजिए कि सब गुणनखंड करेंगे तो 5 से करेंगे तो 15, फिर 5 से करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 हो गया। मान लीजिए 4 बटा कितना हुआ 5 के स्क्वायर गुने 3, यहाँ 2 के पावर नहीं आया, एक अलग संख्या आ गया 3, जो कि क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझ रहे होंगे। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आसान से आप लोग को दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम बता दिए इस फॉर्मूला को। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बहुपद, जो कि हम लोग को एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुपद, एक चर वाले दो या दो से अधिक पदों का बीजीय योग, एक चर वाले दो या दो से अधिक पदों का बीजीय योग जिसके घात भिन्न भिन्न हो, घात तथा धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। मतलब एक चर वाले, चर और चल जानते बे करते हैं, चर मतलब जो चलता हो, और चर मतलब जिसका मान स्थिर हो, और चर जिसका मान बदलता रहता हो। जैसे चर में ले सकते हैं एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस टी, गामा अल्फा, सब ले सकते हैं। और चर में जो कि अंक होता है वो लेते हैं। और ये बोल रहा है कि एक चर ही वाला होना चाहिए, ठीक है, ये ना कि एक्स फिर वाई लिए, ये सब नहीं होना चाहिए हम लोग को बहुपद में, ये वाला में। तो और घात धनात्मक बहुपद की पहचान बताएंगे, उसमें ये प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 4x² जो 2x जो 3, ये सब क्या हुए, बहुपद हुए। घात हम लोगों का क्या है, धनात्मक है, ठीक है दोस्तों। और एक चर वाला समीकरण भी है। और बहुपद के पहचान के बारे में चर्चा करेंगे कि बहुपद का पहचान होता क्या है। तो देखिए, बहुपद की पहचान जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। देखिए किस तरह से देख सकता है विकल्प में, x के पावर -1 या 1/√x, या दे सकता है कि x के पावर मान लीजिए इस तरह से दे सकता है खाली √x या x²। तो पूछेगा निम्नलिखित में से क्या है, कौन बहुपद है। तो x² क्या हुआ, बहुपद हो गया। तो बहुपद के जब पहचान जानने रहेंगे तब ना छाटेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो बहुपद की पहचान अपने नोटबुकों में जरूर लिखिए। पहला लिखिएगा कि बहुपद में जो चर राशि की घात होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। जो बहुपद में चर राशि का घात होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। और बहुपद में जो चर राशि का घात होता है, चर राशि का मान लीजिए घात होता है, वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। भिन्न बोले तो हर अंश बटा हर, ये इसमें फॉर्म में नहीं होता है। अब बहुपद में चर राशि के घात कभी भी बाटा में नहीं होता है, जैसे 2/x जो लिखे हैं। बहुपद में चर राशि का घात बोले हैं, घात, तो घात, हाँ यहाँ पे x के पावर 1/2 यही बताओ हुआ फुल हो रहा है। एक नंबर में हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बहुपद का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। और बहुपद में जो चर राशि है वो वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए वर्गमूल चिन्ह के अंदर है, ये वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए। 3 पहचान आप लोग जान जाइए कि बहुपद में जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बहुपद में घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, बहुपद में के घात क्या होना चाहिए, वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि बहुपद की पहचान अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है इस पर हमेशा 2 नंबर में पूछबे करता है, ऑब्जेक्टिव में आएबे करेगा। क्योंकि पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, चाहे दे देगा कोई नॉन की बहुपद है कि नहीं है। तो आप लोग चलेंगे बहुपद का मानक रूप। एक रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax + b। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax + b। और द्विघाती बहुपद का मानक रूप, द्विघात मतलब घात 2, त्रिघात, घात कितना 3, चतुर्घात। नाम ही से स्पष्ट है, देखो माइंड मैपिंग करके याद किया जाता है। नाम को तोड़ो, अपने आप सब जीके हो या कुछ भी हो याद हो जाता है। तो त्रिघात मतलब ax² जो bx² जो cx + d। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को 3 तरीके से हल किया जाता है, एक सूत्र के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से, माइंड मैपिंग किया जाता है, वो ऑब्जेक्टिव बाय ऑप्शन का प्रयोग से, कि जितना भी जल्दी बन जाए। ऑब्जेक्टिव कम समय में बनने आप लोग को कुछ वीडियो ही पढ़ाई के ऑब्जेक्टिव बारे में से जरूर देख लीजिएगा। त्रिघात ax³ जो bx² जो cx जो d। लेकिन जब तीनों फॉर्मेट में a = 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जब इसे ही 0 कर दीजिएगा, b से मतलब नहीं है हमें, अगर आप a को 0 कर दीजिएगा तो a क्या है, गुणांक है, इसमें 0 से गुना होगा तो पूरा 0 फॉर्मेट हो जाएगा कि ना। q का माने नहीं आया, जब q नहीं रहेगा उस बहुपद में, मतलब घात 3 नहीं रहेगा तो त्रिघात कब कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। और यहीं पर अगर b 0 रहता तो कोई बात नहीं, ax³ जो cx जो d आता ना, क्योंकि यहाँ पे त्रिघात 3 घात दिखा रहा है, त्रिघात का फॉर्म फॉलो करता। और मान लीजिए कि यहीं पे देखिए हम समीकरण लिख दिए हैं, इसी को अब यहाँ पे बहुपद का समीकरण रूप, मानक हटा दिए, मानक आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे क्या लिख दिया होता, समीकरण रूप। तो समीकरण रूप में क्या करते हैं, सिर्फ 0, आगे क्या करते हैं, सिर्फ 0, द्विघात में 0, त्रिघात में 0। यहाँ पर भी a बराबर क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अब चलते हैं कि जो कि रैखिक बहुपद है एक्स जो बी के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जानते हैं। तो जानते हैं कि इसका समीकरण जो है ये होता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि इसके शून्यक निकालना है। रैखिक बहुपद के क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यक रैखिक बहुपद को आप लोग को दे सकता है कि मान लीजिए देगा 2x + 4, इसका शून्यक निकालिए। अभी निकालना सिखाएंगे। इसका होता है माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बाटा क्या होता है? x का गुणांक, माइनस अचर पद बाटा x का गुणांक। तो देखिए मान लीजिए इसका निकाल रहे हैं काची शून्यक। ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। तो माइनस अचर पद यहाँ पे क्या है? +4 है, तो -4 बटा x का गुणा क्या है? 2। आंसर हो जाएगा। काट इसे, अगर आगे काट के दिया होगा तो -2। और इसी तरह से मान लीजिए कि 3x - 2 इसका कब पूछेगा कि शून्यक निकालिए। शून्यक निकालिए बस प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद से जितना पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब और ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 बटा कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3x - 2 बराबर द माइनस अचर पद, सॉरी, तो माइनस यहाँ पर लगेगा। और ये कितना दिया है? -2 दिया है, तो -2 दिया है और यहाँ पे फॉलो करना है हमें माइनस का, तो माइनस यहाँ -2 ओरिजिनल में दिया है काची डी, जो अचर पद है वो दिया सी। तो यहाँ पे x का गुणांक कौन है? x का गुणांक 3 है, 3 ला दिए, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ 2/3। ऐसा आप लोगों को हल करना है। ये क्वेश्चन दोनों में भी आ सकता है। अब चलते हैं द्विघात। यहाँ पे एक रैखिक का हो गया, और द्विघात समीकरण का शून्यकों का संबंध जानेंगे। द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात मान लीजिए यहाँ से सब इसको और इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, सब यहीं पे हम लोग जानते चलते हैं। मान लीजिए आप लोग को दिया होगा यहाँ पे द्विघात बहुपद का यहाँ फॉलो कर लेते हैं bx + c। इसका समीकरण अगर आप लोगों को जो 2 नंबर का प्रश्न होता है उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, इससे क्या पूछेगा? समीकरण पूछेगा। तो इसका समीकरण देखिए निकालने का सूत्र होता है, समीकरण निकालने का सूत्र होता है x² - अल्फा जो बीटा, मतलब शून्यकों का जोगफल प्लस x जोड़ अल्फा गुण बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। जब द्विघात बहुपद है तो यहाँ से पूछ रहा है हमें कि शून्यकों का क्या कीजिए? जोड़ निकालिए, मतलब शून्यक जो होता है उसका जोड़ निकालिए। तो निकालिएगा, यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो माइनस किसका गुणांक है? x का गुणांक है, x का गुणांक इसी सूत्र से याद हो जाएगा। देखो कितना नॉर्मल है ना, सोचो यहाँ है प्लस है, माइनस है, प्लस है, कुछ है नहीं है। और समीकरण दे सकता है कि अगर आपको मूलों का जोगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, समीकरण निकालना और इजी हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में कोई भी से मन छोड़ना, ये तोहफा है कि कैसे नंबर बढ़ाने वाला। तो -x का गुणांक बाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कि जो x² का गुणांक होता है वो x² का गुणांक, क्योंकि जो मेन होता है इसका तो लाना ही है बटा में, क्योंकि हम लोग जानते हैं औसत या कुछ भी हो कुल योग नीचे अबे करता है। x² का गुणांक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू पहले गुणनफल जान लेते हैं, तब एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। अल्फा गुने बीटा दिया होगा, तो अल्फा गुने बीटा यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो प्लस दिया है, यानी अचर पद, प्लस में अचर पद बाटा ये क्या हुआ? कुछ नहीं, तो क्या होता है यहाँ पे? अचर पद, जो सी लिखे अचर पद, ये सी वाला अचर पद हो गया। यहाँ पे फॉर्मेट अगर दिया होगा ऐसा समीकरण तो -b/a लिखते थे, क्योंकि x का गुणांक है, हम यहाँ पे लिखे x का गुणांक, तो x का गुणांक माइनस में, तो माइनस में x² गुणांक, x² के a है तो a लिखा गया। यहाँ पे अचर पद बटा x² का गुणांक, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x² का गुणांक। अचर पद क्या होता है? c, x² का गुणांक a। अब इस पर क्या समझते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2x² - 4x + 5। इसका अगर पूछ दे कि अल्फा जो बीटा निकालिए। अल्फा जो बीटा हम लोग जानते हैं -x का मतलब x का गुणांक होता है, तो -4, क्योंकि x का गुणांक कितना दिया है? -4 दिया है। माइनस तो सूत्र के माध्यम से अबे करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? x² का गुणांक खोजेंगे। x² का गुणांक 2 है, माइनस +4 बटा 2 कितना होगा? 2। अब इसी तरह से गुणनफल, इसी पर अगर पूछता गुणनफल, तो अचर पद कितना दिया है? 5, प्लस में 5/2।
आशा करता हूँ कि जो सूत्र है, जो इसको मैंने एग्जाम्पल के भी थ्रू समझाया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को भी फायदा हो। क्योंकि सकारात्मक व्यक्ति ही सोचता है कि दूसरे लोगों में भी सकारात्मक ऊर्जा भरी जाए, क्योंकि उसके अंदर खुद सकारात्मक है। जो निगेटिव आदमी होगा ना, वो खुद नहीं चाहेगा कि मैं बढ़ूँ, वो ना बढ़े, तो खुद वो नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि तो सोचता है निगेटिव बात। तुम सकारात्मक व्यक्ति हो, तुम जरूर दोस्तों के पास जरूर शेयर करोगे, क्योंकि यह क्या है, एक मास्टर वीडियो के थ्रू है, जो आप लोग किताब के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सूत्र हैं, इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है त्रिघात। यहाँ पे क्या दे सकता है, अब त्रिघात दे सकता है। मान लीजिए त्रिघात, यहाँ पे मान लीजिए कि ए एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स जो डी हो जाएगा, सी एक्स जो डी के शून्य पूछ सकता है। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे इसका जो समीकरण होता है। देखिए एक्स क्यू प्लस तो माइनस, समझते चलो, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, दो का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है, एक्स प्लस तो माइनस अचर पद यानी अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अचर पद यानी अल्फा बीटा गामा। अब चलते हैं हम लोग एक्स क्यू, मतलब इसका पूछ सकता है कि शून्यकों का क्या करो, जोगफल निकालो। जब शून्यकों का जोगफल पूछ रहा है तो पहले कि हम एक्स स्क्वायर का गुणा देखेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा में माइनस, ठीक है। अगर दो का गुणनफल पूछता, दो करके मतलब इसका क्या पूछ सकता है, दो करके शून्यकों का गुणनफल, तो प्लस देख के निकाल देते हैं, शून्यकों का गुणनफल तो माइनस फिर यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह से पूछ सकता है कि अल्फा जुड़ बीटा जुड़ गामा, तो आप लोगों को हो जाएगा, इसे मान लीजिए ए बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। इसी फॉर्मेट को चलते हैं ताकि जल्दी जल्दी लिखा जाए। तो इसका होता है कि माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए का गुणांक, तो माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक कीजिएगा तो माइनस बी बटा ए। और देखिए अल्फा बीटा जो बीटा गामा जो गामा जो गामा अल्फा, तो दो करके क्या दिया है, प्लस दिया है, यानी ब्रैकेट में कैसे लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ऐसे में लिख सकते थे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, प्लस कितना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बटा ए, ठीक है। अब इस तरह से अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस और क्या चीज डी, माइनस डी बटा ए, ये क्या है ए, यानी लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, दोस्तों इसे आप लोग एक क्वेश्चन लेकर जरूर बनाइएगा, ताकि आप लोग क्या हो, इस सूत्र को एकदम माइंड में याद होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है। और डायरेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछ सकता है कि अल्फा जो बीटा जो गामा बराबर क्या होता है, जानिएगा माइनस एक्स स्क्वायर गुणा बटा एक्स क्यू गुणा। अगर ये आप लोग को तरीका पता हो तो तीनों आप लोग आसान से कर सकते हैं, प्लस माइनस बस यही फॉलो है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स अचर पद, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ये है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जैसे देखिए दो समीकरण दे देगा और पूछेगा कि शर्त मतलब कौन कौन सा फॉलो हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 4x जो 2, यहाँ पर मान लीजिए कि 3x जो 5 दे रहा है, तो पूछेगा कि इसको बता कि हलों की संख्या कितनी आएगी। जैसे हमको जब हल करेंगे तो हलों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो ये क्या ए हुआ और मान लीजिए कि बी हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे ए बी सी इधर होता है, डी ई एफ इधर मान ले रहे हैं। तो ये देखिए ए बटा यानी 4/3 बराबर है क्या, देखते हैं कि बी, यहाँ पे देखिए बी बटा ई यानी 2/5 के, तो बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, तो केवल एक और केवल एक हल आएगा। जब इसका हल निकालेंगे तो कितना हल आएगा,
मतलब कितना आंसर आएगा, तो एक आंसर आएगा, जो कि युग्म का नाम क्या कहलाता है, अविरोधी या संगत। देखिए आप लोग के ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कंडीशन में अविरोधी अर्थात संगत हल होगा। तो आप लोग मारिएगा ए बटा डी डज नॉट इक्वल टू बी बटा ई, ए बटा डी डज नॉट इक्वल टू बी बटा ई। फिर चलते हैं सेकंड, अगर आप लोग को दिया होगा कि मान लीजिए 6x जोड़ 6 स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 2, ठीक है। अब यहाँ पे दिया होगा 3x, अच्छा देखिए 12x स्क्वायर जोड़ 10x जोड़ 4। आपसे पूछ रहा है कि इस समीकरण से कितना हल होगा। इस समीकरण को जब करेंगे बटा बटा तो 6/12 करेंगे यानी 1/2, 5/10 करेंगे तो 1/2, 2/4 करेंगे तो 1/2, यानी ये तीनों a बटा डी बराबर b बटा ए जो c बटा f क्या हो रहे हैं, तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं, जिससे अनगिनत हल होंगे। यानी आश्रित बोले तो संतत होगा, ये भी संतत कहलाता है, ये भी संतत कहलाता है, लेकिन अविरोधी में संतत है या आश्रित में संतत है। तो पूछ सकता है कि किस कंडीशन में समीकरण जो युग्म में क्या होता है, संतत होता है। a बटा डी बराबर b बटा ए जो c बटा f, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है। या आश्रित को क्या, आश्रित में कितने हलों की संख्या होती है, तो अनगिनत हलों की संख्या होती है। इस चार्ट से मुझे कि 10 ऑब्जेक्टिव बनने क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जो कि आप लोग को बोर्ड में 2 नंबर का तो पक्का इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो विरोधी के लिए देखिए, विरोधी के लिए यहाँ पे खाली a बटा डी b बटा ई डज नॉट इक्वल टू c बटा f होना चाहिए, यानी जो अचर पद वाला दोनों घात होगा ये खाली क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए दोनों वाले से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। इस आप टॉपिक को समझ गए होंगे। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन विरोधी का कंडीशन दर्शा रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। इसमें विरोधी में क्या होता है, कोई हलों की संख्या नहीं होती है। पूछेगा कि विरोधी वाला कंडीशन में हलों की संख्या, तो हलों की संख्या कोई नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं। देखिए जब एक रेखा का रेखा जब मान लीजिए कि दिया होगा आप लोग को ax जोड़ by जोड़ c बराबर मान लीजिए 0, पहले का समीकरण दिया होगा, और सेकेंड dx जोड़ ey जोड़ f बराबर 0। इससे अब कंडीशन पूछ रहा है कि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे, अगर एक रेखा इधर गया एक रेखा इधर गया, अगर एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, अविरोधी युग्म। अविरोधी युग्म यानी केवल और केवल ये 2 रेखा हुआ है, अगर समीकरण निकाल रहे हैं इसका, तो अगर एक दूसरे के काट रहे हैं, मान लीजिए किस पर हम लोग रेखा बनाते हैं ना, तो इस पर समीकरण बना रहे हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका हल क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है, जो कि कटान बिंदु को प्राप्त होता है। जैसे कटान बिंदु प्राप्त होता है भुज और कोटि के रूप में, भुज यानी एक्स एक्सिस, कोटि यानी वाई एक्सिस के रूप में हमें प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, यदि किस कंडीशन में आप लोग समांतर होगा, ये पूछेगा। समांतर कब होगा, मान लीजिए कि ये है, किस कंडीशन में दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो सकती है, इधर समांतर हो सकता है। तो जब वे एक दूसरे के समांतर कब होंगे, जब समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई हल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जब भी कभी काटेंगे या इस पर सेम चढ़ जाएंगे, यानी भुज और कोटि प्राप्त होगा, तो बुझिए कि हल प्राप्त हो रहा है। यानी हम लोग को जो ये समांतर में हलों की संख्या नहीं निकलती है। और आश्रित देखिए कैसे होता है, जब समीकरण में इस पर एकदम सेम चौड़ा होगा या इस पर सेम चौड़ा, दोनों समीकरण एक दूसरे पर जो रहेंगे उसे बोलते हैं आश्रित। नाम से ही स्पष्ट है उस पर क्या है, ये आश्रित है, निसंतत है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए द्विघात समीकरण। यहाँ से और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विवेचक सूत्र हो, विवेचक सूत्र के बारे में जानेंगे, मूल बिंदु का योग जानेंगे, घटाव जानेंगे, कटान बिंदु जानेंगे, वृत्त का समीकरण जानेंगे, जो होता है बेलन का समीकरण जानेंगे, त्रिकोणमितीय जितने भी सूत्र हैं सबको अब हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो मतलब, मान लीजिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0, c बराबर 0। कोई पूछेगा किसका 2 हल होता है ना, द्विघात समीकरण की हलों की संख्या अधिकतम 2, तो इसका हम लोग हल निकाल रहे हैं। तो देखिए -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस फॉर्मेट में निकालते हैं। ठीक है, अगर इसका 2 हलों की संख्या निकालना हो तो यहाँ पे देखिए d, जहाँ ये मतलब रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, एक विवेचक है, जिसे क्या बोलते हैं, विवेचकर भी बोलते हैं। अगर आपसे सिर्फ विवेचकर ये बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपसे निकालने के कह दे कि विवेचकर डायरेक्ट निकालिए, समीकरण दे दिया हो, तो b स्क्वायर माइनस क्या कीजिएगा
4ac कर दीजिएगा, जो कि यह विधि श्री धाराचार्य के नियम से भी जाना जाता है। किस नियम से जाना जाता है? तो देखिए श्री धाराचार्य के नियम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, आपसे कंडीशन दे पूछ सकता है कि निम्नलिखित इसे श्री धाराचार्य के नियम से भी बनाइए, या आपसे पूछेगा का कि विवेचकर जो होता है उस सूत्र के माध्यम से इसे क्या कीजिए, आप लोग फॉलो कीजिए। और इसका जब यहाँ पे जब गुणनखंड करते हैं और नहीं टूटता है तब जानबे करते हैं कि रूट इस माध्यम से हम लोग हल करना शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ पे प्लस माइनस होता है और दो गो का हल आ जाता है, एक प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। इस समीकरण को सेकंड रूप दे सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, क्योंकि क्या है डी विवेचकर है, जो कि बी स्क्वायर 4ac है बटा 2a। ठीक है दोस्तों, अब आप चलते हैं इस कंडीशन में कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का विवेचकर का कंडीशन जानेंगे। ठीक है, विवेचकर का कंडीशन जानेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, क्या हो कि ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसका मान कैसा आएगा, आपसे पूछ दे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से ग्रेटर देन हो, जिसका मान मूलों की प्रकृति पूछ सकता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूल बोले तो जो हल निकलेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और असमान। कैसा होगा, वास्तविक और असमान। अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा जरूर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो तो वास्तविक और असमान। या पूछ सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कि वास्तविक मूलों की प्रकृति यदि वास्तविक और असमान है तो विवेचकर कैसा होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन में होगा इसका मतलब जो हल होगा निकालेंगे रूट अंडर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस कंडीशन से निकाल लेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो, इसमें तो वास्तविक और असमान था, इसमें क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि वास्तविक और समान किस कंडीशन में होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हल करने का तरीका देखिए, यानी आप देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रहे तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक और समान। या पूछ सकते हैं कि वास्तविक और समान जब रहे तो मूल विवेचक कंडीशन कैसा रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। इसका हल करने का तरीका होता है माइनस बी बटा 2a। क्या होता है, माइनस बी बटा 2a, दो बार कर लेते हैं माइनस बी बटा 2a क्योंकि समान है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो, मतलब जीरो से छोटा ही है, तो क्या होगा, यह वास्तविक नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, काल्पनिक होगा। यह क्या होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि क्या है, जीरो से छोटा है। माइनस जीरो से छोटा कब होगा, -1 -3। इसमें हम क्या बताए थे कि क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, इसका कोई मान नहीं निकलेगा, वास्तविक मान नहीं निकलेगा। पूछ सकता है किस कंडीशन में वास्तविक मान नहीं निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होना चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों आशा करता हूं कि ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है आपकी अपने बारे में क्या सोच है। मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में सोचते हैं कि हम टॉपर हैं, हम फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं, तो जरूर आप लोग फर्स्ट डिवीजन लाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सोच ही आपको वैसा बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समांतर माध्य का सूत्र। मतलब कोई संख्या दिया होता है उसका समांतर माध्य का सूत्र, मतलब मीन पूछेगा, समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य का सूत्र तो होता है a प्लस बी बाई 2। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। और समांतर श्रेणी के अगर nवें पदों का योग, मतलब tn श्रेणी में दिया हो समांतर श्रेणी के nवें पदों का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, व्यापक मतलब व्यापक निकालना है। उसे बोल सकते हैं कि अगर nवें पद दिया हो उसका व्यापक रूप लिखिए तो होता है tn। समांतर श्रेणी में AP में होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए अंतिम पद निकालने के लिए देगा a और d जरूर दिया होगा, और 11वें पद 10वें पद कोई भी पद पूछ सकता है। a n d दिया होगा, a बोले तो प्रथम पद, n बोले तो मतलब पदों की संख्या, और d बोले तो यहाँ पे होता है देखिए समांतर, जो d बोले जैसे सार्व अंतर कहते हैं, सार्वानुपात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सार्वानुपात। इसको लिख सकते हैं हिंदी में, ये क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है, प्रथम पद जोड़ n-1 यानी पदों की संख्या -1 n-1, और यहाँ पे लिख सकते हैं सार्व अंतर या सार्वानुपात।
सर्वानुपात, ठीक है, सर्वानुपात या सर्व अंतर, ठीक है। n पदों को निकालना होगा तो n पदों का निकालना होगा तो, और Tn अंतिम पद है, Tn क्या है, अंतिम पद है। अब देखिए सर्वानुपात कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, तो T2 माइनस T1 या T4 माइनस T3, दो पदों को आपस में घटा देंगे, बड़े वाले पद से छोटे वाले पद में। अब देखिए समांतर श्रेणी के, देखिए अब 3 कंडीशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि तीनों कंडीशन से आप लोग पूछ सकता है कि अगर समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं मानना हो तो क्या क्या मानिएगा। पूछेगा समांतर श्रेणी के 3 पदों को मानिए, और उससे पूछ सकता है आपके क्वेश्चन, जब समांतर श्रेणी के 3 पद मानना हो तो आप लोग मानिएगा पहला पद अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड अल्फा, और तीसरा का अल्फा प्लस बीटा। अगर समांतर श्रेणी के 3 पद मानना हो तो पहला अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा। अगर समांतर श्रेणी में 4 पद मानना हो, क्या मानना हो, समांतर श्रेणी में यदि 4 पद मानना हो, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर 4 पद मानना हो तो, 3 पद मानना हो तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों ये मास्टर वीडियो है, इसलिए आप लोग से शॉर्टकट में बताया जा रहा है। इसकी जितने भी डिटेल्स हो गए समांतर श्रेणी पर, ज्योमेट्रिक जीपी पर, ये सब आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। ये अभी बताया जा रहा है सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से, ताकि आप लोग पढ़े हुए हैं, इसे आप लोग एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा। और अगर 5 संख्याएं मानना हो तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। अब चलते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो होता है उस सब सूत्र को हम लोग याद करते हैं। आशा करते हैं ये आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर देखिए मान लीजिए कि मूल दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? दो रेखाओं के बीच की दूरी, माने दो बिंदु के बीच की दूरी 2xy लेते हैं, x1 y1 x2 y2। इन दो बिंदुओं के बीच क्या करना है? हमें दूरी ज्ञात करना है। जब दूरी के सूत्र चलते हैं तो इसका होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालने का सूत्र हो गया। अब अंतः निर्देशांक, मान लीजिए कि 3 बिंदु दिया हो, अंतः निर्देशांक निकालना है। अंतः निर्देशांक का सूत्र होता है ax1 जोड़ b y1 जोड़ c। क्या होता है? ax1 जोड़ b x2 जोड़ c x3। यहाँ पे x2 हो जाएगा और x3 बॉटम हो जाता है a जोड़ b जोड़ c, क्योंकि यहाँ पे त्रिघात के रूप में रहेगा, 3 गो फॉर्म में रहेगा समीकरणवा, उसके बाद से निकाल सकते हैं। यहाँ पे a y1 जोड़ b y2 जोड़ c y3 बॉटम में वही होता है a जोड़ b जोड़ c। अंतः केंद्र, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में जरूर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अंतः केंद्र 5 नंबर में चला जाता है। जब अंतः केंद्र निकालने के लिए देगा तो त्रिभुज के अंदर अंतः केंद्र निकालते हैं, वो हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। अब केंद्र का निर्देशांक देगा, मान लीजिए कि त्रिभुज दिया है, यहाँ पे 3 को बिंदु दिया है, इसका केंद्र का निर्देशांक अगर देगा तो पहले तीनों के x ले लो। तो मान लीजिए x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बाटा क्या कर देंगे 3, क्योंकि 3 दिया है 3। ठीक है, 2 बिंदु दिया हो, केंद्र का निर्देशांक 2 बिंदु दिया हो, x1 जोड़ x2 बटा 2। 4 बिंदु दिया है तो 4 करके बटा 4 कर देते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे हो जाएगा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। केंद्र का निर्देशांक भी जान गए। और देखिए मध्य बिंदु, यानी दो बिंदु के बीच यहाँ पे मान लीजिए 2 बिंदु है, इनके बीच के मध्य बिंदु निकालना है। अभी बताएं तो दोनों को जोड़ दो, x1 जोड़ x2 बाटा 2 y1 जोड़ y2 बाटा 2। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो ये सूत्र है आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और अपने माइंड में रिमेन कर रहे होंगे, ताकि याद हो जाए। और आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ देखिए या सुनिए, आप लोग को जरूर सूत्र का क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। अब अंतःविभाजन का सूत्र, जो कि त्रिभुज के अंदर एक अंतःविभाजन जो होता है उसका सूत्र लिखवाया गया है। पहले जानिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखिए जब देगा बिंदु 3 को बिंदु दिया होता है त्रिभुज में, आप लोग जानते हैं। तो देखिए जब x1 याद करने का तरीका देखिए, जब यहाँ पे x1 लेंगे तो सोच लीजिए कि 1
कोष्ठ में अब नहीं आना चाहिए, वन कोष्ठ में नहीं आना चाहिए। अब छोटका में से बड़का घटाओ और आगे वाला चाहिए। तो यहाँ पे 1 हो गया तो y2 माइनस y3, 1 2 3 फॉर्म होगा प्लस x2, जब 2 हो गया इसके बाद से 3 आना चाहिए तो y3 माइनस y1 प्लस x3, जब 3 हो गया मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 1 हो गया, यहाँ पे मान 1 हो गया, यहाँ मान लीजिए 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 1 के बाद से क्या है 2, 2 के बाद से क्या है 3, 3 के बाद से क्या है 1, फिर है ना। तो यहाँ पे x3 लिए तो 3 के बाद से क्या आना चाहिए 1, तो y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी पर क्या होता है कि अगर पूछ दिया आप लोगों को संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा सूत्र पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो 2 नंबर या 5 नंबर में। अगर देखिए शर्त यानी संरेख होने का शर्त पूछेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 0। तो जब इसका बराबर 0 करोगे तो जब इसका गुणांकवा जब जाता है इधर बटान करोगे 0/2 तो कितना हो जाएगा 0। यानी संरेख होने का शर्त देखिए ये मिटा दीजिए, ये मिटा दीजिए, ये मिटा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, सिर्फ क्या हो जाएगा इतना 0, संरेख होने का शर्त है। अब हम लोग चलते हैं कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र जान लेते हैं, उसके बाद सब जानेंगे। त्रिकोणमितीय सूत्र में हम लोग है कि मान लीजिए आप लोग को देखिए त्रिभुज इस तरह से समझिए, त्रिभुज दिया है इस फॉर्मेट में, इसे क्या बोलते हैं आधार, ABCD के रूप में ले लेते हैं ABC, आधार यहाँ पे हो गया क्योंकि आधार और लंब के बीच में लगा होता है तो आधार, आधार बेस हो गया, यहाँ पे हो गया लंब, यहाँ पे हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण हो गया। अब हम लोग इसके माध्यम से जानते हैं कर्ण कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर निकालना तो रूट में हो जाता है। अब लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर आधार निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग त्रिकोणमितीय जो सूत्र होता है उसको जानेंगे। देखिए अगर साइन थीटा दिया हो, साइन थीटा पूछ रहा हो तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। अगर कॉस थीटा पूछ रहा हो, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण। यदि साइन कॉस, ये दोनों ठीक से याद रखिए, ये दोनों ठीक से याद रखिए, इसी पर हम सब बता देंगे। ठीक है, आधार बटा कर्ण क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए साइन और कॉस आप लोगों को पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। साइन लंब बटा कर्ण और देखिए कॉस आधार बटा कर्ण, ये दोनों समझ में आ गया। तो जानिए कि टेन कॉट सेक कॉसेक कैसे होता है। तो देखिए जो कि कॉसेक होता है, कॉसेक ये क्या होता है साइन का इन्वर्स होता है, यानी देखिए इस तरह से होता है ना कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स बराबर 1 होता है। तो जब हम लोग निकालते हैं साइन एक्स बराबर तो 1 बटा कितना होता है कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स या कॉसेक एक्स बराबर 1 बटा साइन एक्स। ये भी फॉर्म याद रखिएगा कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर 1 होता है, तो साइन एक्स निकालते हैं तो 1 बटा कॉसेक एक्स हो जाता है, और कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स निकालेंगे तो 1 बटा साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक एक्स के इस फॉर्मेट निकालना है तो 1 बटा करना है कि 1 बटा जब साइन का मान लंब बटा कर्ण करिएगा, लंब बटा मान लीजिए कर्ण करिएगा तो जब बटा बटा मतलब तो पलट जाता है तो कितना हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब उसी तरह से कॉसेक, देखिए उसी तरह से कॉसेक थीटा जोड़ सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे अगर निकालिएगा सेक थीटा निकालिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा, अगर यहाँ पे निकालिएगा कॉस थीटा तो 1 बटा सेक थीटा। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए तब सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा आधार बटा कर्ण, क्या आधार बटा कर्ण, फिर वो सही फॉर्म में आ गया तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार घूम जाएगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट जो सूत्र है उस पर। ये साइन कोसेक का फॉर्मूला तक पहुंच गए हैं। अब देखिए जो यहाँ पे कॉट जो कॉस सेक ये सब निकालें उससे भी हम लोग टेन कॉट को निकाल सकते हैं, लेकिन इसी से हम लोग टेन कॉट को निकालेंगे क्योंकि देखिए टेन होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से जब टेन थीटा निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। टेन थीटा जब निकालेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा। तो टेन थीटा जब निकालेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा निकालेंगे तो देखिए कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बटा हो जाएगा हम लोग का 1 बटा टेन थीटा। तब यहीं से हम लोग इसको अब सीखेंगे। साइन बटा कॉस हो जाएगा। तो साइन का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो जब बाटा मेन बटा होता है तो ये हो जाएगा पड़ जाता है, यानी इस तरह से हो जाता है लंब बटा कर्ण गुने कर्ण बटा आधार। कर्ण कर्ण कट गया यानी लंब बटा आधार ही आ गया। और देखिए टेन थीटा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो या इस फॉर्मेट से निकालिए या कॉट थीटा 1 बटा टेन थीटा कीजिए। जब 1 बटा लंब बटा आधार करेंगे तो घूम जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। या इस फॉर्मेट से चलिएगा आधार बटा कर्ण बटा में लंब बटा कर्ण, तो कर्ण कट जाएगा, फिर आधार बटा लंब बच जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। नेक्स्ट सूत्र है हम लोगों का देखिए नेक्स्ट सूत्र हम लोग का देखिए यहाँ से सब जान जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोस्तों आप लोग थोड़ा बोर हो गए होंगे, एक वर्ड जान लीजिए कि जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। दोस्तों आपने सोच लिया है कि इस मास्टर वीडियो को मैंने पूरा तक देखना है तो जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है जो कि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग को डायरेक्ट सूत्र ऑब्जेक्टिव में आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, या इसका मान होगा, किसी एक का मान पूछ सकता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1, जो प्लस होता है द्विघात समीकरण में इधर जाता है तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अच्छी तरह से जानते हैं। कॉस का भी निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए खाली सिर्फ फॉर्मेट बता दे रहे हैं, अपने माइंड से अपने घर बैठ कर घर पर एक जगह सुव्यवस्थित तरीका से इस वीडियो को देखिएगा और कॉपी में जरूर इससे और अपने तरीके से सूत्र को याद करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा, आप देखिए सेकंड कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा जो टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब यहाँ से सेक थीटा पूछेगा, यहाँ माइनस से सेक थीटा अगर पूछेगा, सेक थीटा पूछेगा, यहाँ माइनस से तो प्लस हो जाएगा इधर रखे तो 1। सेक थीटा लिखें इसे उल्टा चला रहे हैं, सेक स्क्वायर लिखेगा तो सिर्फ बराबर में 1 प्लस हो जाएगा, सिर्फ बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन सेक थीटा पूछे स्क्वायर नहीं दिए हैं तभी रूट अंडर चढ़ रहा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा पूछता तो सेक स्क्वायर थीटा -1 करते रूट अंडर नहीं टेन स्क्वायर हम कहते, ठीक है। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हम लोग का, नेक्स्ट सूत्र होता है बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप लोग से पूछ दे कॉट थीटा, वहाँ पे तो इसका आसान वाला बता देते सेक वाला, यहाँ पे कॉट थीटा पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा खाली दे लगते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि जो कि द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आशा करता हूँ दोस्तों ये आप लोग को सूत्र याद होने के साथ साथ आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो जरूर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का सूत्र है उस पर, कि अगर आप लोग को दे दिया होगा, ये देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दे दिया होगा, तो मान लीजिए पूछ सकता है कि साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये आपसे पूछ दिया होगा कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा
यहाँ पे माइनस, जब ब्रैकेट में माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, उल्टा चिन्ह हो जाता है। तो -1 प्लस है तो माइनस है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस कितना हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसी तरह से अगर इसको चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा में ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग अपने नोटबुकों में जरूर चेंज कर इस सूत्र तक पहुंचिएगा ताकि आप लोगों को द्विघात समीकरण के साथ साथ इस सूत्र में और कंसेप्ट हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट जो सूत्र है उस पर चलते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ यहीं से देखते हैं कि tan 2 थीटा, 10 कितना निकालना है, tan 2 थीटा निकालना है। जब tan 2 थीटा निकालना है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि sin 2 थीटा बटा cos 2 थीटा। अगर ये इसका सूत्र दोनों का सूत्र याद है तो अभी यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ये इसके माध्यम से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर ये आप लोग को याद नहीं है तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिएगा 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र याद रखिएगा ताकि आप लोग को देखिए क्वेश्चन में दे सकता है किस तरह से, देखिए क्वेश्चन कैसे दे सकता है ये बताते हैं। आप लोग को देगा यदि 2 tan थीटा बराबर मान लीजिए 3 और tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, या tan 2 थीटा बराबर 4 और 2 tan थीटा बराबर 3 तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा का मान आराम से निकल जाएगा, इसको बराबर लेकर जाएंगे तो आप लोग समीकरण को हल करना जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आप चलते हैं, आपसे पूछ सकता है कि जो त्रिकोणमितीय होते हैं उसमें निष्पातियों की संख्या कितनी होता है, निष्पाती की संख्या कितना होता है। इसके पहले जान लेते हैं बात और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मान लीजिए कि साइन थीटा को कॉस थीटा में ले जाना है तो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब इसी तरह से मान लीजिए कॉट थीटा बराबर 10 × 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा। इसी तरह से अगर आपको पूछते टेन थीटा बराबर था कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है कर लीजिएगा। अब चलते हैं 6 निष्पत्तियों के बारे में जो कि हम लोग को सूत्र याद कर लेना है, जो कि आप लोग साइन और कॉस यही दो को सूत्र याद कर लीजिएगा तो आप लोगों का सब कंफर्म हो जाएगा। तो चलते हैं साइन कॉस को जो कि फॉलो करते हैं। यदि साइन, देखिए यहाँ पे यदि साइन यहाँ पर मान लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को मान याद करना हो तो रूट अंडर यहाँ पे बाटा में 4, यहाँ बाटा में 4, यहाँ बाटा में 4, यहाँ बाटा में 4, यहाँ बाटा में 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, साइन पर क्या चलता है, 0 चलता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 बुझिए कि सब रूट अंडर है। जब रूट 0/4 करिएगा तो 0 और रूट अंडर 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, कितना आसान है। अब 1/4 का वर्गमूल कितना होता है, 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 तो 1/2। अब 2 और 4 दिया है 2 और 4 तो 2 दूनी के 4, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं 1/2 का वर्गमूल निकलेगा तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल √2 तो 1/√2। अब इसी तरह से 3/4 निकलेगा तो √3/2 क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 जब आएगा तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब कॉस थीटा पर। कॉस थीटा हम लोग का ये है, यहाँ पे अगर ले लीजिए मान लीजिए इसी को, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, चलिए इसी में चलते हैं, इसको चेंज करते हैं। हाँ कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पे सब चेंज हो जाएगा। ये आप लोग उतार लिए होंगे, चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 उसका उल्टा है ना साइन, कॉस साइन, तो यहाँ 4 3 2 1 0 सेम इसी का उल्टा होने लगता है। जब 4 काटेगा तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल क्या होने लगेगा 1 होने लगेगा। अब रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे काटिएगा तो 1/2 आ जाता था आ रहा था उसमें, तो 2 का वर्गमूल 1/√2। और यहाँ पे काट नहीं 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल
2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0, अर्थात cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0। आप इस फॉर्मेट से cos साइन का वैल्यू याद कर सकते हैं। अब इसी से अगर आप लोग को टेन निकालना हो तो साइन बटा cos कर सकते हैं। देखिए एक को निकाल के दिखा देते हैं। अगर टेन 60 डिग्री का मान निकालना हो तो देखिए इसमें जो साइन का 60 डिग्री का मान होता था √3/2 आ रहा था और cos का मान आ रहा है 1/2। जब 1/2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, ये प्लस जाता है गुने 2/1, 2 कट गया यानी √3, साइन 60 डिग्री का मान √3। ऐसा याद कर सकते हैं इस माध्यम से। मान लीजिए कि आप लोगों को कट 60 डिग्री का मान याद करना है तो cos बटा क्या करते थे, cos बटा साइन करते थे। तो cos 60 डिग्री का मान कितना आया था 1/2, तो 1/2 कर देंगे, ये उस पे का है। और यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना आया था √3/2, तो 1/2 गुने 2/√3 काटेंगे तो कितना जाएगा 1/√3, जो कि हम लोग का कट 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। इसी तरह से आप छह निष्पत्तियां का सूत्र याद कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल तरीके से सिखाया गया है। दोस्तों आप लोग जरूर इसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूँ कि जो निष्पत्तियां के जो मान वैल्यू है आप लोग समझ गए होंगे और आप अपने नोटबुक में लिखकर उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में हल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण मदद मिले। देखिए अब देखिए कुछ चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका मान वैसे वैसे बढ़ता जाता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 37 डिग्री का मान 37 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे 0 लिए थे, वहाँ पे 1 लिए थे, 1/2 होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे साइन का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन कॉस क्या है, इसका उल्टा है। कॉस में अगर थीटा का मान बढ़ा तो घटने लगी। तो इसका तरीका है कि याद कर लो, साइन 10, ठीक है, और सेक साइन 10 थीटा, साइन थीटा 10 थीटा और सेक थीटा। थीटा का मान बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ाने पर बढ़ता है। और इसके जो बच गए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, यानी तीनों सी ऐसे याद कर लो, तीनों सी थीटा का मान घटाने पर क्या होता है, घटता है। थीटा का मान घटाने पर क्या होता है, घटता है। अब देखिए मान लीजिए कि त्रिभुज लिए थे, अब त्रिभुज पर जा रहे हैं, सभी सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ संकेत जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि त्रिभुज हुआ, यहाँ पे क्या है, कोण है मान लीजिए। तो कोण को कैसे कैसे दर्शाते हैं, मान लीजिए ए से दर्शा सकते हैं, बी से दर्शा सकते हैं, सी से दर्शा सकते हैं, थीटा से दर्शा सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का संकेत इस तरह से होता है, डेल्टा से दर्शा सकते हैं, साई का संकेत इस तरह से होता है, साई से दर्शा सकते हैं। उसके बाद से एप्साइल होता है, एप्साइल का सूत्र इस तरह से होता है, इस तरह से दर्शा सकते हैं। लेमडा का सूत्र इस तरह से होता है, लेमडा से दर्शा सकते हैं। या कप्पा बोलते हैं तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है कप्पा से भी कोण को दर्शाया जा सकता है। या साइन को देखिए, साइन का हिंदी नाम आपसे कोई पूछ दे तो इसे बोलते हैं जया। क्या बोलते हैं, जया। साइन का हिंदी नाम जया। और कोस का हिंदी नाम को जया, कोस को लागल बा तो को जया। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि टेन का हिंदी नाम तो स्पर्श जया। क्या, स्पर्श जया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग आज विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे। और आप लोग दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग कुछ तो करिए। चलिए अब चलते हैं कुछ जो कि वृत्त का सूत्र होता है, इस सब के बारे में, सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता अगर मैं आपको गोला पर, शंकु पर, बेलन पर, घन पर, घनाभ पर, वृत्त पर, चाप पर, अर्धवृत्त पर, ये सभी सूत्रों को, ये कम से कम आप लोगों को 100-150 सूत्र है जो आप लोग को विशेष रूप से समझाना है। अगर इसको भी समझाऊंगा इसी वीडियो में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको माध्यिका बहुलक, जो कि बहुलक का सूत्र होता है m = जो कि बहुलक निकालने का एक जो कि प्रसिद्ध सूत्र होता है a -
एम ओ बराबर 3 इंटू एम माइनस ए। इस पर आप लोग को 3 ए माइनस एम होता है, सॉरी ए माइनस एम होता है। इस पर आप लोग को 3 चीज़ दिया होगा। मान लीजिए कि माध्य माध्यिका और माध्य माध्यिका दिया होगा तो बहुलक बनेगा, तो बहुलक निकाल दीजिएगा, या बहुलक दिया होगा माध्य दिया होगा तो माध्यिका निकाल दीजिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर 5 नंबर में भी देखने को मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सूत्र के रूप में भी पूछा जाता है। सूत्र रूप में पूछा जा सकता है कैसे कि बहुलक एमओ बराबर क्या होता है, तो 3 ए माइनस एम बाटा मतलब ई का जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। टोटल कैलकुलस करके निकालेंगे तो हो जाएगा 3 एम माइनस 2 ए हो जाएगा। ऐसा ऐसा सूत्र आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे ये समझाने में वीडियो काफ़ी और 1 घंटा लग सकता है। दोस्तों ये उम्मीद है कि 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट चले गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को नॉलेज हो सके। और इसका सेकंड जो कि वीडियो है, जो सेकंड इसका मास्टर वीडियो होगा सूत्र का, वो आप लोगों को ज़रूर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा और कीजिएगा। और जो मेरे अगला जो मास्टर वीडियो आने वाला है सूत्र का, उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मैं उसको जल्द ही वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। थैंक दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।